आज दुनिया की राजनीति एक बहुत ही अजीब दौर से गुजर रही है और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि हर बड़ी ताकत की नजर किसी न किसी तरह भारत पर टिकी हुई है। कोई दोस्ती बढ़ाना चाहता है, कोई दबाव बनाना चाहता है, कोई मजबूरी में करीब आ रहा है और कोई डर दिखाकर अपना असर बनाए रखना चाहता है। और ऐसे माहौल में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत आने वाले समय में सिर्फ हालात के हिसाब से रिएक्ट करेगा या फिर अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ डील करेगा। क्योंकि 2026 की शुरुआत में जो घटनाएं सामने आई हैं वो साफ बता रही हैं कि भारत अब सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं बल्कि ग्लोबल स्ट्रेटजी का एक सेंट्रल पॉइंट बन चुका है। 13 जनवरी 2026 को विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच फोन पर बातचीत होती है और यह बातचीत सिर्फ एक औपचारिक कॉल नहीं थी बल्कि इसके एजेंडे में व्यापार समझौते, क्रिटिकल मिनरल्स, न्यूक्लियर सहयोग, रक्षा और ऊर्जा जैसे बेहद संवेदनशील और रणनीतिक मुद्दे शामिल थे। जयशंकर इस बातचीत को अच्छी बातचीत बताते हैं और दोनों देश जल्द आमने सामने मिलने पर भी सहमत होते हैं। लेकिन इसी पूरी कहानी के पीछे एक दबाव की परछाई भी साफ दिखती है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन उसी समय भारत पर टैरिफ को लेकर दबाव बना रहा है और खुले तौर पर यह चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीद कम करे। यानी एक तरफ दोस्ती की भाषा और दूसरी तरफ शर्तों की लिस्ट। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में बराबरी की साझेदारी है या फिर अमेरिका अपनी ताकत का इस्तेमाल करके भारत की नीतियों को प्रभावित करना चाहता है। हालांकि दोनों देश इंडो पैसिफिक में फ्री और ओपन ऑर्डर पर सहमत दिखते हैं और रिश्ते कुल मिलाकर मजबूत नजर आते हैं, लेकिन ट्रेड और रूसी तेल को लेकर मतभेद अभी भी सतह के नीचे उबल रहे हैं। इसी बीच 11 जनवरी 2026 को पाकिस्तान की तरफ से एक और डराने वाली आवाज सुनाई देती है, जब जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर एक नया ऑडियो जारी करता है और दावा करता है कि उसके पास हजारों नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा फिदाई हमलावर हैं जो भारत में घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। वो यहां तक कह देता है कि अगर असली संख्या बताई तो दुनिया की मीडिया में हंगामा मच जाएगा। ये ऑडियो ऐसे समय में सामने आता है जब 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमलों में उसके कई रिश्तेदार मारे जा चुके हैं। भारत इस धमकी को हल्के में नहीं लेता और हाई अलर्ट पर चला जाता है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञ इसे ज्यादा एक हताश आतंकी की बौखलाहट और प्रोपेगेंडा मानते हैं, क्योंकि जमीन पर हालात उतने उसके फेवर में नहीं दिखते। फिर भी ये साफ है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और भारत को लगातार सतर्क रहना ही पड़ेगा। अब तस्वीर का एक और पहलू ईरान से जुड़ता है, जहां ट्रंप प्रशासन ये ऐलान करता है कि जो भी देश ईरान से व्यापार करेगा उस पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। सुनने में यह फैसला बहुत बड़ा और डराने वाला लगता है, लेकिन भारत के लिए इसका असर लगभग नाम मात्र का है, क्योंकि ईरान के साथ भारत का कुल व्यापार उसके पूरे इंटरनेशनल ट्रेड का सिर्फ 0.15% है, यानी करीब 1.6 से 1.7 अरब डॉलर के आसपास। इसमें भी मुख्य निर्यात बासमती चावल का है, जो ज्यादातर मानवीय आधार पर और यूएई के रास्ते होता है। और सबसे अहम बात यह है कि भारत 2019 से ही ईरान से तेल खरीदना बंद कर चुका है। इसलिए सरकार का साफ कहना है कि भारत ने पहले ही अपने व्यापारिक रास्ते डाइवर्सिफाई कर रखे हैं और इस फैसले से कोई बड़ा झटका नहीं लगने वाला। रूस की तरफ देखें तो वहां कहानी बिल्कुल अलग है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद भारत और रूस के रिश्ते अभी भी मजबूत बने हुए हैं। रूस आज भी भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। हाँ, दिसंबर 2025 में अमेरिकी दबाव और टैरिफ की वजह से आयात में कुछ गिरावट जरूर आई और ये करीब 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक आ गया, लेकिन इसके बावजूद रूस नए रास्तों और इंटरमीडियरी कंपनियों के जरिए सप्लाई बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। और भारत भी साफ तौर पर यह मानता है कि सस्ता तेल उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। यही वजह है कि ट्रंप के दबाव के बावजूद भारत ने रूसी तेल से पूरी तरह दूरी नहीं बनाई है और यही बात बताती है कि भारत अब अपने हितों को सबसे ऊपर रखकर फैसले कर रहा है। यूरोप की तरफ बढ़ें तो 12 और 13 जनवरी 2026 को जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा होती है और इस यात्रा को सिर्फ एक डिप्लोमैटिक विजिट कहना कम होगा, क्योंकि पीएम मोदी उन्हें जो सम्मान देते हैं वो अपने आप में एक मजबूत संदेश है। अहमदाबाद में एक ही कार में सवारी, साबरमती आश्रम का दौरा और काइट फेस्टिवल में साथ में पतंग उड़ाना। पुतिन के बाद ये दूसरी बार है जब किसी विदेशी नेता को इस तरह का निजी और प्रतीकात्मक सम्मान मिला है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, जॉइंट एक्सरसाइज, सबमरीन और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बात होती है। साथ ही व्यापार और यूपीईयू एफटीए को आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनती है और जर्मनी भारतीय नागरिकों को ट्रांजिट वीजा फ्री सुविधा देता है, जो अपने आप में भरोसे का एक बड़ा संकेत है। चीन के साथ रिश्ते हमेशा की तरह थोड़े जटिल बने हुए हैं। सीमा विवाद पर स्थिति भले ही स्थिर हो, लेकिन पूरी तरह नॉर्मल नहीं कही जा सकती। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के टैरिफ और अमेरिकी दबाव ने भारत और चीन को आर्थिक रूप से थोड़ा करीब आने पर मजबूर कर दिया है। 2025 में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा, डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हुई और ब्रिक्स और एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सहयोग भी बढ़ा। हालांकि इसके बावजूद अविश्वास और व्यापार असंतुलन जैसे मुद्दे अभी भी मौजूद हैं, यानी मजबूरी की दोस्ती है, पूरी तरह भरोसे की नहीं। अब बात करें पड़ोस की तो नेपाल में 5 मार्च 2026 को चुनाव होने वाले हैं और भारत की नजर इस पर टिकी हुई है।
क्योंकि भारत चाहता है कि चुनाव के बाद रिश्तों को नए सिरे से रीसेट किया जाए। कनेक्टिविटी, व्यापार और जल संसाधन भारत की प्राथमिकता में है, लेकिन नेपाल की आंतरिक राजनीति, युवा आंदोलन और चीन का बढ़ता असर इन रिश्तों को आसान नहीं रहने दे रहा। फिर भी उम्मीद है कि चुनाव एक नया मौका लेकर आएंगे। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को चुनाव हैं और वहां हालात कुछ ज्यादा ही संवेदनशील बने हुए हैं। अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमलों को लेकर भारत ने खुलकर चिंता जताई है, लेकिन बांग्लादेश सरकार इसे आंतरिक मामला बता रही है। शेख हसीना के बाद दोनों देशों के रिश्तों में जो गर्मजोशी थी वो अब नजर नहीं आती और एक ठंडापन साफ महसूस होता है। आने वाले समय में सुधार की कोशिशें जरूर होंगी, लेकिन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और व्यापार जैसे मुद्दे बीच में खड़े रहेंगे। इसी बीच 13 जनवरी 2026 को विदेश मंत्री जयशंकर भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च करते हैं। थीम है बिल्डिंग रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी, और लोगो में कमल और नमस्ते का डिजाइन है जो सभी सदस्य देशों के रंगों को दिखाता है। फोकस ग्लोबल साउथ को मजबूत करने, मानव केंद्रित विकास और सुधारों पर होगा। और 2026 में ब्रिक्स के 20 साल पूरे हो रहे हैं, यानी ये साल भारत के लिए सिर्फ अध्यक्षता का नहीं बल्कि दिशा तय करने का भी है। और आखिर में सबसे बड़ी तस्वीर यूरोप से बनती है, जब 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस पर यूपी कमीशन अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और यूपी काउंसिल अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भारत आने वाले हैं। इसी दौरे के साथ भारत EU समिट होगी और लंबे समय से अटका हुआ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट फाइनल होने की मजबूत उम्मीद जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत की इकोनॉमी और ग्लोबल पोजीशन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। कुल मिलाकर अगर आप इन सारी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो साफ समझ आता है कि 2026 की शुरुआत में भारत सिर्फ खबरों में नहीं है, भारत हर बड़ी ताकत की रणनीति के बीच में खड़ा है। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ रूस की दोस्ती, तीसरी तरफ यूरोप की नजदीकी, चीन की मजबूरी और पड़ोसियों की अस्थिरता। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत इस संतुलन को आगे भी ऐसे ही साध पाएगा या आने वाला वक्त उससे और भी बड़े और भी कठिन फैसलों की मांग करने वाला है।